नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, ये हमारा साइंस का 12th नंबर का वीडियो है। इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस का पढ़ेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा हिस्ट्री मैं चलाऊंगा। ये साइंस का चल ही रहा है, साइंस का चल रहा है। हिस्ट्री के साथ साथ हिंदी चल ही रहा है। और करंट अफेयर्स मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी से सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम होना है तो सितंबर तक हमने पढ़ना ही पढ़ना है। तो जनवरी से सितंबर तक मैं करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट करा दूँ प्रत्येक मंथ का। जैसे जनवरी का टॉप 100 क्वेश्चन जनवरी के ले लें, तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर दूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा 12 नंबर का वीडियो है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चूंकि आपका एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को है, यानी कि आज से लगभग 52-53 दिन बचे हुए हैं। तो आपको इस हिसाब से मेहनत बहुत करनी है। साइंस अक्सर लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए हमने फोकस किया है। एक छोटा सा पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो साइंस पे फोकस किया कि साइंस से क्वेश्चन मैं आपको दूं, ताकि आप 10 मिनट में हंसते खेलते ये क्वेश्चन आपके माइंड में बस जाएंगे और जब भी आपके सामने आएंगे तो आप क्लिक कर देंगे, जिसको आप कहते हैं कि तुक्का मार दिया और सही हो गया। एक्चुअली तुक्का कोई तुक्का नहीं होता है, वो पहले पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं जो अव्यवस्थित रूप से आपके माइंड में पड़ी रहती हैं। जब वो आपके सामने आती हैं तो आपका माइंड क्लिक करने लगता है, देख के उसको हंसने लगता है। और जब उसको एक कन्फ्यूजन में आप क्लिक करते हैं, आप अपनी जानकारी के अनुसार उसे क्लिक करते हैं, लेकिन आपका माइंड उसे सही की तरफ बढ़ाता है कदम और उसे क्लिक करता है और आपका सही हो जाता है। तो तुक्का कोई तुक्का नहीं होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ ऐसी अव्यवस्थित चीज़ें हैं जो एकाएक सामने आने पर उन्हें पहचान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। ऑप्शन ये है उष्ण वायु प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी है वायु निर्जलीकरण, ऑप्शन सी है वायु पुनर्जलीकरण और ऑप्शन डी है वाष्पन। कूलर आप जानते ही हैं, कूलर इस तरह से जो होता है, यहाँ पे अंदर फैन लगा होता है, नीचे इसके पानी भरा होता है और पानी भरा होता है मोटर से, पानी इस पाइप से ऊपर जाता है। बना दूं मैं कूलर पूरा आपके लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं भी आपका गर्मी में ध्यान रख रहा हूँ। ये मोटर लगा है, इस पानी को इस मोटर द्वारा ऊपर भेजा जाता है और ये मोटर तीन दिशाओं में, आगे तो ये फैन रहता है तो इधर नहीं, बाकी इधर लेफ्ट राइट और बैक साइड में छत पर पानी फेंकता है छत की तरफ से, और फिर ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ से आता है और जाली जो लगी होती है उस जाली में पानी, घास लगाया जाता है, घास से पानी रिसते हुए नीचे आता है और जो फैन लगा रहता है जिसको कहते हैं पर, ये पर इतनी शक्ति के साथ हवा खींचता है कि पानी भी इसके साथ आ जाता है और ये नम हो जाता है। तो इस तरह से ये शीतलन का काम भी करता है। तो इसको क्या कहते हैं, डेजर्ट कूलर शीतलन। किस आधारित पे है, तो पानी ऐसे फेंकता है, पानी सूख जाता है, फिर पानी फेंकता है, मोटर पानी फेंकता है और ये पानी खींच लेता है। तो ये वायु पुनर्जलीकरण इस पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका ये है आंसर, ये जैसे गिलास है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें पानी भरा हुआ है लेकिन बर्फ का टुकड़ा भी है, इसमें बर्फ का टुकड़ा भी है। अब ये बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसीलिए पानी पर यह तैरता है। लेकिन यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एक भरा हुआ गिलास है, उस गिलास में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं, तो बर्फ जब पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या बदलाव होगा। ऑप्शन ये है नीचे गिरेगा पानी का स्तर, ऑप्शन बी है ऊपर उठेगा, ऑप्शन सी है वही रहेगा, या ऑप्शन डी नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? देखो कॉन्सेप्ट इसका ये है, बहुत ही अंदर की बात है, मैं बताने जा रहा हूं कि बर्फ जब पानी के गिलास में तैरता है, तो ये जान लो जल स्तर है पानी का, तो बर्फ जब तैरता है तो बर्फ का इतना हिस्सा ऊपर रहता है, 1/9 भाग लगभग ऊपर रहता है बर्फ का पानी के जल स्तर से। तो जब पिघलता है तो ये वाला नीचे आ जाता है। और क्यों नीचे आ जाता है? चूंकि बर्फ के कण होते हैं ये दूर दूर होते हैं, तो ये पिघलते हैं तो कम हो जाते हैं। इसीलिए देखो फ्रिज में आप अगर कोई बोतल लगा दो फ्रिज में, और उसमें अगर प्लास्टिक की बोतल हो चाहे जिसका बोतल हो, पानी अगर पूरा भर दोगे और इसको लगा दो फ्रीजर में लगा दो, और ये जब बर्फ़ बनता है तो ये बोतल फट जाती है। क्या होता है? फट जाती है। मैंने कई बार इस सीजन में तो मैंने कई बार ये चीज़ आजमाई है कि ये बोतल फट जाती है। वहीं बात करें, देखो जैसे ऑप्शन आता है, जो आते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें हैं, इसमें देखो थोड़ा सा अगर कोल्ड ड्रिंक भरी रहेगी थोड़ा खाली रहेगा, चाहे जो हो, जो चीज़ ठंडा करके दिया जाता है उसमें थोड़ा खाली रहता है, इतना ही भरा रहता है।
क्यों भरा रहता है? क्योंकि बर्फ़ जब पिघले, नहीं जब बर्फ़ जमे, ये द्रव जो रहता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कि जब बर्फ़ के रूप में बने तो ये प्रसार जब होता है इसका, तो ये इतना आयतन ये घेर सके ताकि बोतल सुरक्षित रहे, फटे ना। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? इसका ऑप्शन सही रहेगा, वही रहेगा। तो यहाँ पे जब ये इतना जल स्तर से ऊपर उठा रहता है, जो कि दिखाई नहीं देता है किसी को, ये पिघलता है तो इसी के बराबर ही आ जाता है और पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके कारण? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। तो जानते हैं संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, और जिसका आजकल जीता जाता उदाहरण है क्या? एसी, एयर कंडीशनर्स। एसी जब चलता है तो एसी में संपीड़ित गैस ही भरी रहती है, जिससे रूम का टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं? तरंगे मतलब अगर आपका पास ये रिमोट है, रिमोट पे में यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, ये बल्ब रहता है, यहाँ पे आपकी टीवी है, ये टीवी है, इसमें भी एक इंफ्रारेड रहता है जिसको कहते हैं अवरक्त किरणें रहते हैं। तो कौन सा काम करता है? अवरक्त किरणें। जब हम यहाँ पे कोई बटन दबाते हैं तो इसका कनेक्शन यहाँ से होता है और इंफ्रारेड किरणों द्वारा ये कंट्रोल होता है टीवी में। तो इसमें टीवी के रिमोट में कौन सी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्या? बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए ओडुम, ऑप्शन बी टॉन्सले, ऑप्शन सी व्हिटकर, ऑप्शन सी गोली। तो ये टॉन्सले के द्वारा दिया गया था शब्द। कौन? टॉन्सले। पारिस्थितिकी शब्द दिया गया, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जो अम्ल वर्षा है मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और HNO3 तो इसका घटक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग कौन से हैं? फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि प्राथमिक रंग होते क्या हैं। प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग आप इस तरह से याद कीजिए, RGB। आर से हो जाता है रेड, बी से हो जाता है ब्लू, और रेड ग्रीन ब्लू, जी से क्या होता है? ग्रीन। तो लाल, हरा और नीला। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, लाल, नीला, हरा। तो ये RBG कह लो या RGB कह लो, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। ध्यान दीजिएगा किसकी बात किया है? तत्व की बात किया है। तो सबसे ज़्यादा तत्व किस में है? कार्बन। कौन सा है? कार्बन है या आयरन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? तो ऑप्शन नंबर डी से, ये कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन सिर्फ मानव शरीर में ही नहीं, मानव शरीर के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर भी पाया जाने वाला, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। चलो लिख देना, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? ऑक्सीजन है। और आज का रहा ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन जो है वो RBC जिसको कहते हैं, RBC। तो R, B और C। R से होता है रेड, B से होता है ब्लड, C से कार्पुसेल्स होता है। तो लाल, R से हो गया लाल, रेड से लाल, ब्लड से रक्त, कार्पुसेल से को कहते हैं कणिकाएं। यहाँ पे कोशिका नहीं, कणिकाएं होता है। लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं होता है। तो क्या महत्वपूर्ण घटक है? RBC होता है उसमें, RBC। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा 10 का दम जो क्वेश्चन है साइंस के, ये हमारा समाप्त होता है। और अभी मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में आपके लिए मैं संधि का एक बहुत ही अच्छा वीडियो में ला रहा हूँ, संधि का मैं, और उस संधि की वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर। एक्चुअली संधि के उदाहरण तो हमने लिया है, इन उदाहरण में हम क्या आपको बता रहे हैं कि संधि है क्या, संधि है क्या,
कैसे संधि होती है और विच्छेद कैसे होता है, विच्छेद कैसे होता है। फिर इसके साथ साथ बता रहे हैं कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, और फिर बता रहे हैं हम कि नियम क्या है, नियम क्या है। साथ ही साथ बता रहे हैं वर्ण विच्छेद भी बता रहे हैं। तो इतनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखेंगे उनके लिए तो रामबाण है। क्या है? रामबाण, मतलब अचूक है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।